दिसंबर 2004 नॉर्दर्न आयरलैंड के लफ्नीसीलैंड नाम के एक छोटे से गांव में बने एक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नॉर्दर्न बैंक के मैनेजर केविन मैकलेन ने दरवाजा खोला तो बाहर उसे दो पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। केविन को देखते ही उन्होंने कहा कि आपके परिवार में एक हादसा हो गया है और आपको तुरंत हमारे साथ चलकर एक शव की पहचान करनी होगी। जैसे ही केविन ने उनके साथ घर से बाहर कदम रखा, उन्होंने उसकी पीठ पर एक गन तान दी और ठीक उसी समय उसकी पत्नी केरन का भी गला दबाकर उसे भी काबू में कर लिया। असल में ये पुलिस वाले असली पुलिस वाले नहीं थे, ये पुलिस वालों के वेश में लुटेरे थे। यहाँ ये हो रहा था और यहाँ से लगभग 20 मील दूर एक और परिवार को भी बंधक बनाया जा रहा था। बैंक कर्मचारी क्रिस फॉर्ड बेबस होकर देख रहा था कि उसकी पूरी फैमिली को बंदूक की नोक पर कैद कर लिया गया है। ऐसा करने वाले हमलावरों ने उससे सिर्फ एक ही बात कही, चुपचाप हमारी सब बातें मानो, नहीं तो तुम्हारा परिवार मारा जाएगा। अगले 24 घंटे केविन और क्रिस पर बहुत भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि वो एक ऐसी बड़ी साजिश का मोहरा बनने वाले थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह उन्हें हर रोज की तरह अपने बैंक जाना था, अपने साथ काम करने वाले लोगों और अधिकारियों के साथ रोज की तरह पेश आना था और फिर ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम देना था। एक ऐसी बैंक डकैती जिसमें बैंक का वॉल्ट खाली किया जाएगा, जिससे करीब 2 करोड़ 65 लाख पाउंड गायब किए जाएंगे। कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा और 20 साल बाद भी ना तो लुटेरे पकड़े जा सकेंगे और ना ही वो पैसा कभी बरामद होगा। ये है नॉर्दर्न बैंक डकैती की कहानी, द परफेक्ट क्राइम। वेस्ट बेलफास्ट में रहने वाला क्रिस वॉर्ड नॉर्दर्न बैंक के एम्प्लॉयज में से एक था। उस शाम को वो अपने पिता, माँ, बड़े भाई और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर बैठा फुटबॉल का मैच देख रहा था। तभी उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। क्रिस ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसे देखते ही वो आदमी मुस्कुराया और बोला, हेलो क्रिस, मैं सेल्टिक के बारे में बात करने आया हूँ। सेल्टिक स्कॉटलैंड का एक मशहूर फुटबॉल क्लब था और क्रिस का सबसे पसंदीदा क्लब भी था। क्रिस सिर्फ उसका फ़ैन ही नहीं था, बल्कि वो क्लब के स्पोर्ट्स ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर भी था और यही रीज़न था कि अक्सर लोग टिकट या क्लब के कार्यक्रमों की जानकारी लेने उसके घर आ जाया करते थे। इसलिए इस बार भी क्रिस को यही लगा कि कोई उसी सिलसिले में आया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। उसने उस आदमी को घर के अंदर आने दिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, क्रिस की नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिस पर पहले उसका ध्यान नहीं गया था। अंधेरे में थोड़ी दूर 2 और आदमी खड़े थे और अगले ही पल वो दोनों भी घर के अंदर आ गए। जैसे ही तीनों ने घर के अंदर कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। तीनों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली और सीधे क्रिस के परिवार पर तान दी। फिर उसमें से एक आदमी बोला, क्रिस, हम यहाँ फुटबॉल की बात करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम नॉर्दर्न बैंक के बेसमेंट में कैश सेंटर में काम करते हो। ये सुनते ही क्रिस वहीं का वहीं जम गया। हमलावर आगे बोला, हम जानते हैं तुम कौन हो, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। अगले 24 घंटे तुम हमारे साथ रहोगे और तुम्हारा परिवार इसी घर में हमारी निगरानी में रहेगा। उन्होंने फिर कहा, अच्छा अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले जाकर अपनी बैंक की यूनिफॉर्म लेकर आओ और फिर इस दरवाजे से बाहर निकलना। बाहर एक कार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उसमें बैठ जाओ। ना किसी से तुम्हें बात करनी है, ना ही इधर उधर देखना है, बस चुपचाप चलते रहना। क्रिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चुपचाप अपनी यूनिफॉर्म लेकर बाहर आया। घर के बाहर एक कार पहले से ही खड़ी थी, उसका इंजन चालू था और पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे बिना कुछ बोले कार के अंदर बैठने का इशारा किया गया।
क्रिस जैसे ही कार के अंदर बैठा, उसे पीछे की सीट पर लेट जाने के लिए कहा गया। सामने ड्राइविंग सीट पर एक आदमी चुपचाप बैठा था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे हाथ में गन थी। क्रिस चुपचाप पीछे लेट गया। अगले ही पल कार आगे बढ़ गई और रात के अंधेरे में गायब हो गई। पीछे छूट गया क्रिस का परिवार, जो अब पूरी तरह से इन हमलावरों के रहम पर था। इधर क्रिस को किडनैप किया जा चुका था और उधर लगभग 20 मील दूर नॉर्दर्न बैंक के मैनेजर केविन मैकमुलन के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। शाम का वक्त था। केविन अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर बैठा चाय पी रहा था और टीवी देख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। केविन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। दोनों ने PSNI यानी पुलिस सर्विस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड की वर्दी पहन रखी थी। उनमें से एक के हाथ में क्लिप बोर्ड था जिस पर केविन और कैरन दोनों के नाम लिखे थे। पुलिस वालों ने केविन से कहा कि उसके परिवार में एक हादसा हो गया है और उसे तुरंत चलकर एक शव की पहचान करनी होगी, लेकिन ये एक झूठ था। ये सुनते ही केविन घर से बाहर आ गया और जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, एक पुलिस वाले ने उसकी पीठ पर बंदूक तान दी। उधर घर के अंदर कैरन को भी समझने का मौका नहीं मिला। पीछे से किसी ने उसका गला दबोच लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसने एक तीसरे आदमी को घर के अंदर आते देखा और अगले ही पल तीनों मिलकर केविन और कैरन को घसीटते हुए घर के खाली कमरे में ले गए। फिर उन्होंने दोनों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और उन पर बंदूक तान दी। उनमें से एक आदमी केविन के सामने आया और बोला, केविन, अब तुम नॉर्दर्न बैंक की अपनी नौकरी को भूल जाओ। वो सब अब कोई मायने नहीं रखता। अब तुम्हें सिर्फ एक ही बात सोचनी है, अपनी पत्नी के बारे में। इतना कहकर 3 में से 2 आदमी उस कमरे से बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने पूरे घर की बारीकी से तलाशी लेनी शुरू कर दी। जहाँ जहाँ उनके हाथ लग सकते थे वहाँ की हर चीज़ को अच्छी तरह से साफ करने लगे ताकि उनके पीछे उनकी उंगलियों का एक भी निशान न छूटे। करीब 1 घंटे बाद कमरे में मौजूद वही आदमी कैरन की तरफ मुड़ा और बोला, अब तुम्हें दूसरे घर ले जाया जाएगा। वहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए एक औरत होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। इतना कहकर उन्होंने कैरन की आंखों पर टेप चिपका दी। केविन बेबस होकर अपनी पत्नी को देखता रहा। हमलावर उसे पकड़कर घर से बाहर ले गए और बाहर खड़ी एक कार में बैठाकर वहां से निकल गए। कुछ ही सेकंड में वो उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन केविन को अभी तक एक बात पता नहीं थी। पिछले 1 घंटे से क्रिस वॉर्ड भी उसी घर में बंधक बनाकर रखा गया था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ एक केबल टाई से बंधे हुए थे। वो रसोई में अकेला बैठा था। कमरे में बस एक फ्रिज का दरवाज़ा खुला था और उसी की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। कुछ देर बाद हमलावर क्रिस और केविन दोनों को उठाकर ड्राइंग रूम में ले आए। फिर उनमें से एक आदमी बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हमारा साथ दो या फिर अपने परिवार को मरता हुआ देखो। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो तुम्हारा परिवार सेफ रहेगा, लेकिन अगर जरा सी भी चालाकी दिखाई तो सबसे पहले तुम्हारे परिवार वाले मारे जाएंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद वो फिर से बोला, अब ध्यान से सुनो, हम नॉर्दर्न बैंक लूटने आए हैं और इस काम में तुम दोनों हमारी मदद करोगे। हम जो जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, एक एक बात, बिना कोई गलती किए। अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो उसकी कीमत तुम्हारे परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उसने अंतिम वार्निंग देते हुए कहा कि यकीन मानो, तुम कभी नहीं चाहोगे कि उनके खून का बोझ पूरी जिंदगी तुम्हारे सर पर रहे। केविन अब समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल बैंक डकैती नहीं थी, ये एक हॉस्टेज क्राइसिस था, जहां उसे और क्रिस को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी परिवार की जान बचाने के लिए ये काम करना था। और इसी के साथ ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती का पहला स्टेप पूरा हो चुका था। दरअसल उस दौर में नॉर्दर्न आयरलैंड में इस तरह की वारदातें होना कोई नई बात नहीं थी। इन्हें टाइगर किडनैपिंग कहा जाता था। इसमें अपराधी पहले किसी ऐसे आदमी या उसके परिवार को किडनैप करते थे,
जो किसी बैंक, कंपनी या किसी इम्पोर्टेंट जगह पर काम करता हो, और फिर फिरौती मांगने की जगह वो आदमी उससे अपने लिए दूसरा अपराध करवाते थे। नॉर्दर्न आयरलैंड में कई सालों तक चले हिंसक संघर्ष के दौरान अपराधी गिरोह और हथियारबंद संगठन अक्सर इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे। हालांकि बाद में हालात सुधर गए, लेकिन टाइगर किडनैपिंग की घटनाएं कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। इनका निशाना बैंक भी होते थे, बड़े बिजनेसेस भी, और कभी कभी आम लोगों के घर भी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बैंकों को अपनी सुरक्षा का तरीका ही बदलना पड़ा। इसी वजह से इस डकैती से कुछ साल पहले नॉर्दर्न बैंक ने अपने मेन वॉल्ट के लिए एक नया रूल बना दिया था। अब वॉल्ट का दरवाज़ा एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग चाबियों से खुलता था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, कोई भी एम्प्लॉय अकेले वॉल्ट के अंदर ना जा सके। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों चाबियों की जिम्मेदारी हर हफ्ते अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दी जाती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह वॉल्ट की दोनों चाबियां क्रिस वॉर्ड और केविन मैकमिलन के पास ही होनी थी। रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तरफ केविन और क्रिस अगला ऑर्डर मिलने का वेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनके परिवार बंदूक की नोक पर ना जाने कहां बंधक बने हुए थे। कुछ देर बाद हमलावरों में से एक आदमी दोनों के पास आया। उसने 2 मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में रख दिए। एक क्रिस के लिए था और दूसरा केविन के लिए। दोनों फ़ोन के पीछे एक एक अक्षर लिखा हुआ था। क्रिस वाले फ़ोन पर C और केविन वाले फ़ोन पर K। इन दोनों फ़ोन में सिर्फ एक ही नंबर सेव था, वही नंबर जो कुछ घंटों बाद उन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाला था। उसके बाद हमलावरों ने दोनों को सोफे पर बैठने को कहा। अब उन्हें पूरी योजना समझाई जानी थी, लेकिन योजना शुरू होने से ठीक पहले क्रिस ने अचानक एक अजीब सी मांग रख दी। उसने एक बियर का कैन मांगा। हैरानी की बात यह थी कि हमलावरों ने ये मांग मान भी ली। आज तक कोई नहीं जानता कि क्रिस ने उस वक्त ये मांग क्यों की। शायद वो हमलावरों को ये दिखाना चाहता था कि वो उनका विरोध नहीं करेगा, या फिर शायद अपने परिवार के डर से वो पूरी तरह उनके सामने झुक चुका था। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक बात सबसे दिलचस्प थी। हमलावरों में से सिर्फ एक ही आदमी बोल रहा था, वही आदमी जिसके हाथ में कैरन के मुताबिक एक बेहद खतरनाक दिखने वाला चाकू था। बाकी लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे। वो कभी सीटी बजाकर तो कभी इशारे कर कर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। इसके अलावा ज़्यादातर टाइम पूरे घर में बिल्कुल शांति बनी हुई थी। पूरे घर में घर की सफाई की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। हमलावर हर चीज़ को साफ कर रहे थे ताकि उनके जाने के बाद उनका कोई निशान न रह जाए। इसके बाद हमलावरों ने पूरी डकैती की योजना समझानी शुरू की। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, हर बात एक एक करके समझाई गई। और हर कुछ मिनट बाद वो दोनों को सिर्फ एक ही बात याद दिलाते थे, अगर जरा सी भी गलती हुई तो इसकी कीमत तुम्हारे परिवार को चुकानी पड़ेगी। बाद में अदालत में आए रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमलावरों को बैंक के बारे में लगभग हर चीज़ की जानकारी थी। बैंक का नक्शा, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होने का भी एक्यूरेट टाइमिंग उनके पास था। इस पूरी डकैती की योजना बहुत ही बारीकी से तैयार की गई थी। हमलावरों ने केविन और क्रिस को अपना प्लान समझाया। कल सुबह तुम रोज की तरह बैंक जाओगे, ऐसे पेश आओगे जैसे कुछ हो ही ना, सब कुछ नॉर्मल हो। फिर तुम नीचे वॉल्ट में जाओगे, वहाँ हमने जो तुम्हें बैग दिया है उसमें 10 लाख पाउंड भरोगे और उस बैग को लेकर बस स्टॉप तक जाओगे। बस स्टॉप पर जाकर तुम वो बैग वहाँ छोड़ देना और फिर वापस बैंक चले आना, अलार्म बजाना और फिर वहाँ से निकल जाना। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, तुम दोनों को जो हमने फ़ोन दिए हैं ये हर वक्त चालू रहने चाहिए। दरअसल हमलावर पूरी योजना उनको एक साथ बताना ही नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि बैंक पहुंचने के बाद कुछ भी हो सकता था। हो सकता था केविन या क्रिस पुलिस को खबर कर दें, कोई सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ ले, या फिर कोई ऐसी बात हो जाए जिसके बारे में उन्होंने अभी सोचा ही ना हो।
इसलिए आगे की पूरी योजना उन्हें इसी फ़ोन पर बताई जाने वाली थी। क्रिस और केविन अब तक समझ चुके थे कि सामने बैठे लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, इसलिए बिना कोई सवाल पूछे उन्होंने उनकी हर बात जैसी की तैसी मानने का फैसला कर लिया। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो रात के करीब 2 बज गए थे। हमलावरों ने दोनों से कहा, जाओ अब जाकर सो जाओ, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अगली सुबह घड़ी में 11 बज रहे थे। केविन अपनी कार चलाकर बैंक की तरफ जा रहा था। क्रिस उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। उस दिन क्रिस की ड्यूटी 11:30 से शुरू होनी थी, जबकि केविन की शिफ्ट 12 बजे से शुरू होनी थी। आमतौर पर जब क्रिस के पास वॉल्ट की चाबी नहीं होती थी तो वह बैंक के मशीन एरिया में सुपरवाइजर की ड्यूटी करता था। उसका काम था नोटों की गिनती पर नज़र रखना और ये देखना कि हर नोट बैंक में उसकी सही जगह पर रखा जा रहा है। हर दिन उसके हाथों से लाखों पाउंड गुजरते थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। क्रिसमस में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे और इसी वजह से बैंक में पहले से भी ज़्यादा कैश रखा हुआ था। आज क्रिस लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पाउंड संभालने वाला था। केविन और क्रिस दोनों रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैंक पहुंचे, ऐसे जैसे कि पिछली रात उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही ना हो। अंदर जाते ही दोनों सीधे केविन की टेबल पर जाकर बैठ गए। वहां बैठकर वो समय बीतने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हमलावरों के प्लान के मुताबिक डकैती ठीक शाम को 5 बजे से शुरू होनी थी। लेकिन उससे पहले केविन और क्रिस को 3 बार हमलावरों को फ़ोन करना था। हर कॉल एक तय जगह पर पहुंचने का इशारा था। हमलावर ये फ़ोन सिर्फ ये जानने के लिए नहीं करवा रहे थे कि सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, बल्कि वो केविन और क्रिस को ये बात भी याद दिलाते रहना चाहते थे कि उनके परिवार की सेफ्टी अब उनके हाथों में है और अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उसकी कीमत उनके परिवार को चुकानी पड़ेगी। लगभग शाम के 4:30 बजे केविन ने बैंक के बाकी एम्प्लॉय से कहा कि कैश के हिसाब में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए उसे और क्रिस को पूरे कैश की गिनती दोबारा करनी होगी। बाकी सभी कर्मचारियों को उस दिन के लिए घर भेज दिया गया। अब पूरे बैंक में सिर्फ 4 लोग बचे थे, केविन, क्रिस और 2 सिक्योरिटी गार्ड। करीब आधा घंटे बाद ठीक शाम के 5 बजे केविन और क्रिस धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए बैंक के अंडरग्राउंड कैश सेंटर में पहुंचे। फिर दोनों ने अपनी अपनी चाबी निकाली और वॉल्ट का भारी भरकम दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही जैसे उनके सामने नोटों का समुंदर बिछा हुआ था। नए नए प्रिंट किए गए नोट, पुराने नोट, यूरोज, अमेरिकन डॉलर्स, चारों तरफ बस पैसा ही पैसा था। दोनों सीधे वहां रखे हरे रंग के बड़े बड़े बॉक्सेस के पास पहुंचे। इन बॉक्सेस में बिल्कुल नए नए छपे हुए नोट रखे थे। हर बॉक्स पर मेटल की एक सिक्योरिटी सील लगी हुई थी। हमलावरों ने उन्हें पहले ही एक खास इंस्ट्रक्शन दी थी। केविन और क्रिस को इन मेटल सील्स को हटाकर उनकी जगह एक सफ़ेद सील लगानी थी। उन्होंने ऐसा करने को क्यों कहा, इसका जवाब कहानी में आपको आगे मिल जाएगा। केविन को कैश सेंटर का एक ऐसा कोना पता था जहां सिक्योरिटी कैमरास की नज़र नहीं पड़ती थी। दोनों वहीं पहुंचे और हमलावरों के दिए हुए बैग में एक एक करके नोटों के बंडल भरने लगे। बैग में सिर्फ 50 और 100 पाउंड के नोट भरने थे और इतने भरने थे कि बैग फुल हो जाए। करीब 15 मिनट बाद बैग पूरी तरह से भर चुका था। क्रिस ने उसे अपने कंधे पर टांगा और बाहर की तरफ चल पड़ा। ना कोई सिक्योरिटी कोड डालना पड़ा, ना कोई गार्ड उसे रोकने आया, ना किसी ने उससे कोई सवाल पूछा। पूरा रास्ता साफ था। अब उसे सिर्फ एक फ़ोन करना था ताकि उसे आगे का रास्ता बताया जा सके। क्रिस बैंक से बाहर निकला और अपर क्वीन स्ट्रीट पर बने एक बस स्टॉप तक पहुंचा। उसने बैग वहीं नीचे रख दिया और इंतज़ार करने लगा। करीब 3 मिनट बाद एक आदमी आया। उसने वो बैग उठाया और बिना एक भी शब्द बोले वो बैग लेकर वहाँ से चला गया। क्रिस भी तुरंत वापस बैंक की तरफ मुड़ गया। अब उसे लग रहा था कि काम खत्म हो चुका है, बस एक आखिरी काम बाकी था, बैंक वापस जाकर अलार्म बजाने का और फिर घर लौट जाने का। उसे उम्मीद थी कि इसके बाद वो अपने परिवार से मिल सकेगा,
और केविन भी अपनी पत्नी कैरन को फिर से देख पाएगा। लेकिन बैंक पहुंचने से पहले ही क्रिस का फ़ोन बज उठा। उधर से आवाज़ आई, बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तुम्हें कहा गया था। क्रिस ने पूछा, अब क्या करना है? उधर से सिर्फ 2 शब्द सुनाई दिए, वापस जाओ और ज़्यादा कैश लेकर आओ। तब क्रिस की समझ में आया कि ये डकैती एक ही बार में होने वाली नहीं है, ये तो सिर्फ पहला फेज था। उसने घबराकर पूछा, कितना पैसा? उधर से जवाब आया, सारा का सारा। इतना सारा पैसा बैग में एक एक करके नहीं आ सकता था। हमलावर इसे एक साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन कैसे? तो चलो पहले ये समझते हैं कि बैंक के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए बैंक में इतना सारा पैसा कैसे आता था, और बैंक से कहीं पैसा जाना हो तो वो कैसे जाता था। बैंक के पीछे बुलियन बे की तरफ खुलने वाला एक रास्ता था। बैंक के अंदर आने वाला और बाहर जाने वाला हर नोट इसी रास्ते से गुजरता था। इस रास्ते से अंदर आने की इजाज़त सिर्फ एक ही कंपनी को थी, सिक्योर कोर। ये कंपनी बैंक तक कैश पहुंचाने और वहां से कैश ले जाने का काम करती थी। हमलावरों का अगला प्लान भी यहीं से शुरू होने वाला था। उनका इरादा था कैश से भरे हरे रंग के बॉक्सेस एक वैन में लाद कर बैंक से बाहर निकाल के ले जाओ। हर बॉक्स में करीब 10 लाख पाउंड तक रखे जा सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये बॉक्स बैंक से बाहर निकलेंगे कैसे? आपको याद है ना, कुछ देर पहले क्रिस और केविन ने हरे बॉक्सेस पर लगी मेटल वाली सील हटाकर उनकी जगह सफ़ेद सील लगा दी थी। असल में बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम में हरे बॉक्सेस पर अगर सफ़ेद सील लगी हो तो उसका मतलब इन बॉक्सेस में पैसा नहीं है, सिर्फ बेकार कागज़ भरे हुए हैं। और यही था हमलावरों के प्लान का दूसरा फेज़। अब उन्हीं बक्सों को कचरे के डिब्बे की तरह दिखाकर बैंक के पिछले शटर से बाहर निकालना था, जहां एक सफ़ेद वैन उनका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। यहाँ भी एक बड़ी मुश्किल थी। बुलियन बे वाली गली में सिर्फ सिक्योरिटी कोर की वैन या फिर बैंक की अप्रूव्ड वैन ही अंदर आ जा सकती थी, और उन्हें भी सिर्फ वही लोग चला सकते थे जिनके पास कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड होता था। जब केविन ने हमलावरों को बताया कि ऐसा करना नामुमकिन है, तो उनका जवाब बहुत सीधा था, तुम इस बैंक के मैनेजर हो, मोटी तनख्वाह लेते हो, अब अपना काम करके दिखाओ। क्रिस और केविन अब तक पूरी तरह सदमे में थे। दोनों वापस बैंक के अंदर गए और सीधे उस वॉर्ड तक पहुंचे जहां हरे रंग के बॉक्सेस रखे हुए थे। कुल 24 बॉक्स थे। हर बॉक्स में 5 लाख से लेकर 10 लाख पाउंड तक रखे जा सकते थे। इतना पैसा बिना किसी की नज़र में आए बाहर निकालना लगभग असंभव था, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। केविन और क्रिस ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने 4 ट्रॉलियाँ ली, हर ट्रॉली में 6-6 बॉक्स रखने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में पूरा वॉर्ड लगभग खाली हो चुका था। अब एक एक करके वो उन ट्रॉलियों को वॉर्ड से बाहर निकालने लगे। लंबे कॉरिडोर से चलते हुए वो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के सामने से गुजरे। यहीं 27 कैमरे हर पल की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बॉक्सेस बाहर निकालने से पहले केविन को एक और काम करना था। उसे ये इंश्योर करना था कि बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो। वो सीधे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में गया। वहाँ ड्यूटी पर बिली नाम का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। केविन ने उससे कहा, थोड़ी देर में एक वैन आने वाली है, उसे बैंक का बेकार सामान ले जाना है, पीछे वाला गेट खुलवा देना। बिली को जरा भी शक नहीं हुआ और वो तुरंत तैयार हो गया। लेकिन रूल के अनुसार जब ये काम होना था, तब उसे भी उनके साथ बाहर चलना था और अपनी निगरानी में ये काम करवाना था। अब रास्ता पूरी तरह साफ था। केविन ने पहली ट्रॉली को धक्का देकर बुलियन बे की तरफ बढ़ाया। बिली से कुछ कदम दूर पहुंचकर उसने जेब से फ़ोन निकाला और हमलावरों को सिर्फ एक बात कही, सब तैयार है। केविन की बात सुनते ही वहाँ से एक जवाब आया, ठीक है, वैन आ रही है। करीब 15 मिनट बाद एक सफ़ेद वैन वेलिंगटन स्ट्रीट से पीछे की तरफ आती हुई बुलियन बे में दाखिल हुई। रिवर्स लेते लेते वो बैंक के पिछले दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। अगले ही पल वैन का दरवाज़ा खुला और उसमें से 2 आदमी बाहर निकले। अब केविन, क्रिस और सिक्योरिटी गार्ड बिली
पहली बार उन लोगों के आमने सामने खड़े थे जो कुछ ही मिनटों में बैंक का सारा पैसा लेकर गायब होने वाले थे। हरे रंग के सभी बॉक्सेस को वैन में रखना शुरू कर दिया। कुल 24 बॉक्स, हर बॉक्स नोटों से भरा हुआ। इसने कुल मिलाकर 1,85,00,000 पाउंड रखे थे। पूरा काम सिर्फ 7 मिनट में ख़त्म हो गया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। काम पूरा होते ही हमलावरों में से एक आदमी क्रिस के पास आया और उसके हाथ में काले रंग की एक बड़ी पॉलीथीन थमा दी। उसी पल क्रिस समझ गया कि डकैती अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो लोग दोबारा लौटने वाले थे। इस डकैती का आखिरी चरण अभी शुरू होने वाला था। केविन और क्रिस अब भी सदमे में थे, लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। अभी उन्हें सिर्फ काम करना था। दोनों फिर से वॉल्ट के अंदर पहुंचे और मुट्ठी भर भर कर पुराने नोट उन काली पॉलीथीन की बोतलों में भरने लगे। पहली और दूसरी बार में वो बिल्कुल नए नए नोट बाहर भेज चुके थे, लेकिन इस बार बैग में पुराने नोट, यूरोज, अमेरिकन डॉलर सब कुछ भरा जा रहा था। कुल मिलाकर 51 लाख पाउंड। दोनों बिना एक शब्द बोले लगातार काम करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था हमलावर किसी भी पल लौट सकते थे। करीब 45 मिनट बाद बिली ने आकर केविन से कहा, वैन फिर से आ गई है। ये सुनते ही केविन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बार कोई हरे रंग के बॉक्स नहीं थे जो पैसों को छिपा सके। इस बार करोड़ों पाउंड सिर्फ काली पॉलीथीन के बैग में भरे हुए थे। केविन ने बिली से कहा, अंदर वाला गेट खोल दो। अगर बिली ने जरा सी भी उत्सुकता में उन बैगों के अंदर झांक लिया होता तो पूरी डकैती उसी पल खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केविन और क्रिस उन बैग को एक एक करके रोलिंग केज में रखने लगे। फिर उस रोलिंग केज को धक्का देते हुए वो बुलियन बे की तरफ गए, जहां बिली उनका इंतज़ार कर रहा था। बिली ने इन बैग के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, और करता भी क्यों, आखिर केविन उसका बॉस था। कुछ ही मिनटों में 51 लाख पाउंड सिक्योरिटी गार्ड की आंखों के सामने वैन में लाद दिए गए। जब आखिरी बैग भी वैन के अंदर रख दिया गया तो हमलावरों में से एक आदमी केविन और क्रिस की तरफ देखकर बोला, अब तुम जा सकते हो। और बस ऐसे ही सब कुछ खत्म हो गया। हमलावर चले गए। केविन और क्रिस को हमलावरों ने इंस्ट्रक्शन दी कि अब बैंक वापस जाओ, अलार्म बजाओ और ऐसे बाहर निकलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैंक के अंदर पहुंचकर उन दोनों ने अलार्म बजाया और उसके बाद बिना एक शब्द बोले केविन और क्रिस दोनों केविन की कार में बैठ गए और सीधे उसके घर की तरफ निकल पड़े। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि उनके परिवार वाले अब भी जिंदा होंगे। डकैती अब खत्म हो चुकी थी। उस रात 8:10 पर केविन ने PSNI यानी पुलिस सर्विसेज ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड को फ़ोन लगाया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अभी अभी नॉर्दर्न बैंक की डकैती में हमलावरों का साथ दिया था, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। पुलिस को भी इस डकैती की भनक कुछ मिनट पहले ही लग चुकी थी। हुआ ये था कि एक लड़का और एक लड़की बुलियन बे के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र बैंक के बाहर खड़ी सफ़ेद वैन पर पड़ी। उन्हें कुछ अजीब सा लगा और डाउट हुआ। उन्हें लगा कि जैसे कुछ तो गड़बड़ है। अपने मन की बात मानकर उन्होंने वहाँ दिखे पहले वर्दी वाले कर्मचारी को उसकी जानकारी दी। वो एक ट्रैफिक वार्डन था। उस वार्डन ने बिना देर किए पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस बैंक पहुंची, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। बैंक से करीब 2,65,00,000 पाउंड गायब हो चुके थे। इस डकैती की खबर मिलते ही PSNI के चीफ ने पूरे देश में हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन आने वाले टाइम में ये जांच ब्रिटेन के इतिहास की सबसे मुश्किल जांचों में से एक बन गई। पुलिस ने बेलफास्ट, डबलिन और कॉक जैसे कई शहरों में एक के बाद एक छापेमारी की। IRA, शिन फेन और दूसरे अपराधी गिरोह से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को एक ही उम्मीद थी कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा और उससे वो लुटेरे तक पहुंच जाएंगे। डबलिन के ह्यूस्टन सेंटर पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उनमें से एक के पास करीब 1 लाख यूरो मिले, जो वॉशिंग पाउडर के डब्बे में छिपा कर रखे हुए थे। कॉक में फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास से 23 लाख पाउंड बरामद हुए, जो खाद के ढेर में छिपा कर रखे गए थे। एक और आदमी अपने घर के पीछे पाउंड के नोट जलाते हुए पकड़ा गया। इन सभी गिरफ्तारियों के बीच
पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की और वो गिरफ्तारी बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो गिरफ्तारी बैंक के मैनेजर केविन मैकमिलन की थी। पुलिस का मानना था कि इतनी बड़ी और इतनी बारीकी से बनाई गई प्लानिंग बैंक के अंदर किसी की मदद के बिना कभी सफल नहीं हो सकती। उन्हें शक था कि इस पूरे मामले में केविन का हाथ हो सकता था, क्योंकि केविन उन दो लोगों में से एक था जिसके पास वॉल्ट की चाबी थी, और बस यही बात उसे पुलिस के शक के घेरे में ले आई। केविन मैकमिलन को पुलिस ने ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। सोचिए केविन पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ उस पर लगा इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती का आरोप। लेकिन पूरे 12 महीने तक की गई पूछताछ, तलाशी और लंबी जांच के बाद पुलिस को आखिरकार सच मानना पड़ा। उनके पास केविन के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था, एक भी ऐसा सबूत जो उसे इस डकैती से जोड़ सके। केविन के बैंक खाते में कोई संदिग्ध लेन देन नहीं मिला, उसके फ़ोन में भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने हर एंगल से जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार केविन को रिहा करना पड़ा। अब पुलिस का अगला निशाना था क्रिस वॉर्ड। वॉर्ड की दूसरी चाबी उसी के पास थी। केविन की तरह क्रिस कोई मैनेजर नहीं था, वो सिर्फ बैंक का एक कर्मचारी था, लेकिन स्टाफ की ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी उसी के पास थी। पुलिस को उस पर शक हुआ। उन्हें लगा कि उसी ने जानबूझकर अपने और केविन के नाम वॉल्ट की चाबियों के लिए तय किए थे। 29 दिसंबर 2005 क्रिस वॉर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का आरोप था कि इस पूरी डकैती का अंदरूनी आदमी वही था। उसके घर की तलाशी ली गई, यहाँ तक कि उसकी पार्ट टाइम नौकरी वाली जगह केसमेंट पार्क पर भी पुलिस ने छापा मारा। करीब 25 पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, लेकिन केविन की तरह क्रिस के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। साल 2008 में मामला अदालत में पहुंचा। पुलिस का सबसे बड़ा दावा था कि स्टाफ की ड्यूटी क्रिस ने खुद बदली थी ताकि वॉल्ट की चाबी उसे और केविन को मिल सके। लेकिन अदालत में यह दावा ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि बैंक ने साफ कर दिया कि ड्यूटी बदलने का फैसला मैनेजमेंट ने लिया था। क्रिस वॉर्ड पूरी तरह बरी हो गया। साल 2005 के आखिर तक पुलिस 22 जगह छापेमारी कर चुकी थी। 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका था, लेकिन हर सुराग आखिरकार एक बंद गली में जाकर ख़त्म हो जाता था। ज़्यादातर लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग या IRS से संबंध रखने के आरोप लगे, लेकिन नॉर्दर्न बैंक डकैती के लिए आज तक किसी एक आदमी को भी दोषी साबित नहीं किया जा सका। पैसा आज भी गायब है और लुटेरे आज तक नहीं पकड़े गए। हाँ, दोनों परिवार जिंदा मिल गए थे। क्रिस का परिवार पूरे टाइम उसी के घर में बंधक बना हुआ था, जबकि केविन की पत्नी कैरन को ड्रमकीरा जंगल के अंदर एक सुनसान झोपड़ी में बंद करके रखा गया था। हमलावरों ने उससे कहा था कि वहाँ उसकी देखभाल के लिए एक औरत मौजूद होगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चाहते जाते हमलावर कैरन की कार भी साथ ले गए और उन्होंने उसे नष्ट कर दिया ताकि अपने पीछे वो कोई सबूत ना छोड़ें। नॉर्दर्न बैंक की ये डकैती सिर्फ एक बैंक डकैती नहीं थी, ये पूरे कानून व्यवस्था तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। 2 करोड़ 65 लाख पाउंड, 2 परिवार बंधक, 2 बैंक कर्मचारी जिन्हें मजबूरन बैंक डकैतों का साथ देना पड़ा, और हमलावर बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गई। पुलिस के सामने सिर्फ एक काम था, पता लगाना कि ये किसने किया, लेकिन आज तक वो ऐसा नहीं कर पाई। आज भी ये केस ओपन है और इसका सच अब तक एक रहस्य बना हुआ है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद।